नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खैर, गर्मी ने तो अपना रंग दिखा ही रखा है और लगभग तवे जैसा फ्राई करने में लगी हुई है। इसके साथ ही अगर जरा सी चिंगारी कहीं लग जाए तो वो आग का रूप ले सकती है। खबर है दिल्ली के मुखर्जी नगर की, जहां पे एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक संस्थान चलती थी, उसके नीचे एक इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है जिसका धुआं ऊपर उठता है। धुएं को देखते हुए छात्र वहां पे घबरा जाते हैं और जो रास्ता उनको दिखता है उसको देखकर वहां से कूदने की, भागने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान खिड़कियों से रस्सी को पकड़ते पकड़ते नीचे उतरते हुए कुछ लोग गिरते भी हैं। 4-5 लोग ठीक ठाक रूप से घायल हो जाते हैं और बाकी लोग परेशान काफी हैं। इस समय पूरा लगभग न्यूज यही चल रहा है। फायर एट दिल्ली कोचिंग सेंटर, स्टूडेंट सीन जंपिंग आउट ऑफ विंडोज, फायर एट कोचिंग सेंटर इन मुखर्जी नगर, फायर ब्रेक्स आउट एट मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर एंड दिल्ली स्टूडेंट्स इनक्रेडिबल एस्केप फ्रॉम फायर। अब आप समझ सकते हैं कि जो दिन रात मेहनत कर रहा है, कुछ पैसे दे के वहां पे कोशिश कर रहा है पढ़ने की, और स्थिति ऐसी है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की कि कहीं ना कहीं बिल्कुल पैक्ड वर्जन में, जहां 50 लोग की सीमा होनी चाहिए वहां पे शायद 500 लोग बैठ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कभी विजिट करें ओल्ड दिल्ली या मुखर्जी नगर की तरफ आप कभी जाएं तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे एक बार प्रवेश करने में भी आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा फायर प्रिपेयर्डनेस नॉर्म भारत में क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो नीचे कमेंट करके आप तब तक हमें जरूर ये बताएं कि फायर सेफ्टी और प्रोटेक्शन किसके तहत आएगा। क्या ये यूनियन लिस्ट में है, क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है? आप नीचे कमेंट करके बताएं जब तक हम आगे चलते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चौथे तल्ले से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं रस्सियों के बल से। कुछ गिर भी जाते हैं इनमें से। एसीज लगी हुई हैं, एसीज को पकड़ पकड़ के उस पर खड़े होके आप देख सकते हैं बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। और ये वही होनहार भविष्य, हमारा ये होनहार छात्र हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं पढ़ने रहने की, ताकि इनकी कोई बढ़िया रैंक आ सके। अलग अलग तरीके से अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं एग्जामिनेशन की। और वहीं पे उस संस्थान में या उस पूरी एरिया में जहां पे डेंसिटी अच्छी खासी है लोगों की, वहां पे अगर ऐसे आग जैसी सिचुएशन पैदा हो तो पैनिक जरूर होता है। और ये पैनिक सिर्फ इस बिल्डिंग का नहीं रहा होगा, आसपास के सभी बिल्डिंग्स में पैनिक फैल चुका होगा। लोग वहां से भी भागने की कोशिश कर रहे होंगे। पर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कितने अवेयर हैं इन चीजों के बारे में और क्या लॉज हैं हमारे पास। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको बता दें, जो वहां के डीसीपी हैं नॉर्थ वेस्ट, उन्होंने क्या कहा है। उनका कहना था कि वहां के लोकल लोगों ने बचाने की बहुत मेहनत की, बहुत मदद की। थैंक्स टू देम कि लोकल लोग और छात्र जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने एकदम एक्टिव मोड में आते हुए बल्लियां लगाई, बांस लगाए, लोगों को उतारने की कोशिश की। नीचे जो कूद रहे थे, गिर रहे थे, उनको पकड़ने की कोशिश की। कि बेहतरीन चीज है ये। और ये दिखाती है कि हम शायद भारत के वासी हमेशा कैसी कोई भी सिचुएशन होती है तो हम साथ खड़े होते हैं, हम कोशिश करते हैं मदद करने की। हमारा जो नेचर है वो वाकई में बेहतरीन रूप से बाकी जगह भी सराहा जाता है। हम लोग तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं ही किसी भी डिजास्टर में। उनका यह भी कहना था कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण यह हो सकता है। पहला रीजन साफ तौर पे देखने को मिलता है, खास करके पुरानी बिल्डिंग्स में, वो भी दिल्ली की, कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बहुत पुराने यूज हो रहे हैं जिनके ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग्स नहीं होती हैं। क्योंकि इंसुलेटेड कोटिंग्स नहीं होती है, जरा सी भी चिंगारी अगर होती है तो वो वायर जलने लगता है, आसपास के वायर में आग लगाता है और वो सब जलने लगता है, जिससे धुआं ऊपर उठ सकता है, लोग पैनिक में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और खास करके हमें अब सचेत रहना चाहिए कि वायर हम लोग को हमेशा इंसुलेटेड ही लेना चाहिए, कि शॉर्ट सर्किट भी अगर हो तो कम से कम आग लगने का डर तो ना हो। बात यह भी है कि हर बिल्डिंग्स को एनओसी लेना होता है जब वो किसी कमर्शियल काम में उतरती है। भले ही आप रेस्टोरेंट चलाते हो, होटल चलाते हो, स्कूल चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, हॉस्पिटल चलाते हो, आप ऐसी कोई भी चीज कमर्शियल एक्टिविटी अगर करते हो या रेसिडेंशियल अगर बिल्डिंग भी बन रही है, तो आपको फायर नॉर्म्स को फॉलो करना होगा और एनओसी लेनी होगी। अब तक आप नीचे बता चुके होंगे कि इसका कौन देगा, नॉर्म कहां से मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। अब एक फैक्ट हम आपको देना चाहेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के हिसाब से 330 लोग हैं जो कि शायद अपनी जान खो बैठे थे 2019 में कमर्शियल बिल्डिंग फायर में। और अगर हम इसमें रेसिडेंशियल और ड्वेलिंग बिल्डिंग्स को ऐड कर दें तो लगभग 6329 के आसपास ये नंबर आता है। ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि शायद हमें परेशान कर सकता है। इंडिया रिस्क सर्विस की अगर मानी जाए 2018 का एक फैक्ट हमारे पास, जिसमें भारत तीसरे नंबर पे था फायर इंसिडेंट्स के मामले में, स्पेशली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये खास करके होता था अर्बन एरियाज में, जहां पे लकड़ी को यूज किया जाता है, चारकोल को यूज किया जाता है अपने आप को गर्म रखने के लिए या तापने के लिए। पुअर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फायर फाइटिंग एंड एक्सेसिबिलिटी विच इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर फायर रिस्क अकरेंस।
सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना और इतना बुरा हो चुका है ताकि, या शायद इसके कारण ही अगर आग लगती है तो बचाने के जो रास्ते होते हैं वो भी सीमित हो जाते हैं, और आग अगर चिंगारी भी लगी तो आग का रूप ले लेती है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं है कि उस पर तुरंत कंट्रोल पाया जा सके। खैर, नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको तुरंत एक लाइसेंस ले लेना चाहिए। कहां से मिलेगा? आपको बता दें, फायर सर्विस और प्रोटेक्शन का ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये स्टेट सब्जेक्ट के दरमियान आता है, और म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो यहां पे कोशिश करती है आपको वो नॉर्म देने का, वो आपको लाइसेंस देने का, वही लोग कोशिश करेंगे। दे विल गिव यू द एनओसी, देन ओनली यू कैन गो हेड विद योर इंस्टीट्यूशन। हमारे पास एक नेशनल बिल्डिंग कोड भी है, 2016 में आया था, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बनाया है, BIS ने बनाया है, बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जिसके तहत ये बताया गया कि क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स हर बिल्डिंग में फॉलो करने चाहिए, और जब तक आप वो नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे आपको एनओसी भी नहीं मिलेगी। It mainly contains administrative regulations, general building requirements such as fire safety requirements, structural design and construction including safety provisions। तो हमारे पास पूरा एक बिल्डिंग कोड है जिसको देखते हुए रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, और जब तक आप इसके तहत नहीं बना रहे हैं एनओसी लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। खैर, यहीं पे बात आती है दूसरी, और वो है करप्शन की। अगर आप निकालेंगे पूरा वहां के रिपोर्ट्स निकालेंगे, मुखर्जी नगर या उसके आसपास कहीं भी निकालेंगे, तो खास करके आपको पता चलेगा कि चूंकि बिल्डिंग्स इतनी पुरानी है कि अभी भी वहां एनओसी का बहुत दिक्कत होगा। द मे बी इंस्टीट्यूशंस, द बिल्डिंग्स, दे माइट नॉट हैव द एनओसी। ये पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि वो इतनी पुरानी है, अब बहुत ज्यादा ढांचा बदल नहीं सकती है, तो एनओसी भी कई बार नहीं मिलता है, या अगर मिल भी जाता है तो बहुत ही एक अलग से ही अप्रोच में मिलता है। खैर, ये भी बता दें आपको कि मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज 2003 में आए थे, जिसके तहत फायर क्लियरेंस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ फायर ऑफिसर एट ईच पॉइंट। कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड द बिल्डिंग प्लान्स टू द चीफ फायर ऑफिसर फॉर क्लियरेंस पर्पसेस। तो फायर चीफ ऑफिसर भी होना चाहिए जो कि एक तरह से नॉर्म बताएगा और अप्रूव करेगा कि कौन सी बिल्डिंग वहां पे अप्रूव हो जानी चाहिए, बिल्डिंग प्लान ये अप्रूवल लायक है कि नहीं है, ये बताएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 के एक्ट के बाद तो एनडीए में आ गया, जिसने बताया कुछ गाइडलाइंस दी जिसके तहत फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स अलोंग विद डिजाइन गाइडलाइंस, ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। मिनिमम लेवल पे एक ओपन स्पेस होना चाहिए, एग्जिट मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो भी आपका आग को बुझाने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस लग सकते हैं, एंटिटीज लग सकते हैं, वो सब वहां पे मौजूद होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स जगह जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं, और इसको देखते हुए ही एनओसी मिलती है। तो क्या ये सब फॉलो किया जाता है? आप समझ सकते हैं, दिल्ली के ही एक होटल में भी आग लगी थी जहां पे काफी परेशानियां दिखी थी। आखिर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और हम तभी जागते हैं जब ऐसा हादसा होता है। क्यों नहीं हम एक सर्वे करके, एक हजार्ड मैपिंग करके चीजों को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दें, क्योंकि डेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप अगर जरा सी भी चिंगारी लगे और वो आग का रूप ले लेगी तो बहुत लोग परेशान हो सकते हैं इसके कारण। आपको बता दें कि लैक, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर दिखता है हमें, लैक ऑफ यूनिफॉर्म फायर सेफ्टी रेगुलेशंस अक्रॉस द स्टेट्स। अब चूंकि यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये सबसे बड़ा एक अप्रोच बनता है या सबसे बड़ा एक निगेटिव बनता है कि हम फायर फाइट कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम इसको यूनिफॉर्म कर लें तो शायद हम कहीं ना कहीं चीजों को समझ सकते हैं कि ये लॉ यहां भी फॉलो होगा, भले यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सब एक जैसा लॉ फॉलो होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ स्मोक मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी लाइटिंग, जो बिल्डिंग आज से 50-60 साल पहले बनी है, अब उसमें इसको इंस्टॉल करना और मेहनत का काम है। तो या तो आप पूरा लगभग उसको रिफर्बिश करके नया बनाएं, या फिर जो भी आपसे बेस्ट हो सकता है इस समय वो आपको देना चाहिए। कि समझ रहे हैं आप, इमरजेंसी लाइटिंग भी होनी चाहिए जो कि नहीं देखने को मिलती है। हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफन कंटेन लार्ज इनक्लोज्ड स्पेसेस और वॉइड्स, इवन अ स्मॉल फायर कैन बिकम अ फायर हजार्ड ड्यू टू द लैक ऑफ स्मोक मैनेजमेंट। अगर स्मोक डिटेक्टर्स नहीं लगे हैं तो छोटी सी छोटी चिंगारी और फायर भयावह रूप ले सकती है। अगर आप पहले उसको कंट्रोल कर लेंगे तो बचाया जा सकता है बहुत लोगों को। Lack of vulnerability analysis due to poor regulations and enforcement of National Building Code 2016, lack of vulnerability analysis buildings leads to urban fire। शायद अर्बन जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसका कोई वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल होता ही नहीं है, और चूंकि उसकी प्रोफाइलिंग नहीं की जाती है तो लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और जहां पे तुरंत चिंगारी लगी और आग लगी, वहां पे बाद में पता चलता है कि बहुत वल्नरेबल थी।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजास्टर मैनेजमेंट में यह भी आती है कि हम वल्नरेबिलिटी बाद में पता करते हैं, जब कोई चीज ऑलरेडी बनकर तैयार हो जाती है। हमें पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ साथ वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट भी लगा देनी चाहिए कि ये बिल्डिंग वाकई में इस लायक है भी या नहीं। एक और चीज आपको बता दें, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड रेगुलर मॉक एक्सरसाइजेस एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स। ये हमारे तौर पे एक बहुत बड़ी ड्यूटी है हम लोगों की। हम लोग को शायद आज भी, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आता है। एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको आता है हाँ लिखेंगे, जिनको नहीं आता है वो लिखेंगे कि मैं सीख लूंगा। नाम मत लिखिएगा, लिखिएगा मैं सीख लूंगा या सीख लूंगी। आई हैव लर्न इट माई सेल्फ। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना एक बहुत बड़ी, शायद आपको उस समय तुरंत चेतावनी लगेगी और वो पैनिक सिचुएशन में तो आपका दिमाग वैसा काम भी नहीं करता है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यहां तक कि जो फायर के पूरे वो लगाए जाते हैं सिस्टम ऊपर से नीचे तक, उसमें भी एक वॉल्व होता है जिसको आपको ग्लास को तोड़ के स्विच घुमा के वॉल्व को निकाल के घुमा के तब आपको स्प्रे करना पड़ता है जो भी एक्सटिंग्विशिंग आइटम है उसके अंदर का। पर ये हम लोग को नहीं पता रहता है क्योंकि हम ऐसे ड्रिल्स में शामिल होना नहीं चाहते। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हमारे आसपास के लोग अवेयर नहीं होंगे, तब तक फायर फाइटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिस्पॉन्डर, कोई भी दमकल की गाड़ी लेट ही पहुंचेगी, पहले रिस्पॉन्डर हम ही लोग हैं। अगर हमें ये बेहतरीन तरीके से आता था या थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो हम बहुत सारी सिचुएशंस को संभाल सकते हैं। हर धुआं आग का रूप ले ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि कैसे हम लोग को बिहेव करना है, पैनिक बिना किए, क्योंकि बाकी लोग तो पैनिक कर ही रहे होंगे। आप पैनिक ना करें और आप पहले सीख लें कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे वर्क करते हैं। जो सिस्टम इंस्टॉल होते हैं लगभग एक ही नॉर्म पे सारी जगह चलते हैं। आप उसको देख लें कौन सा बटन से क्या होता है, ताकि कभी भी ऐसा आपके सामने सिचुएशन हो और आप वहां मौजूद हो तो आप वहां बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आता है। आप ये भी बताइएगा कि आखिर फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा होता क्या है कि वो आग को बुझा ले जाएगा और पानी से बेहतरीन क्यों उसको माना जाता है। अगर आप पानी का स्प्रे करते फिरेंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में आपको एक जगह एक्ट करना पड़ता है जहां पे तुरंत फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्या होता है नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो आपको बता दें, ये सबसे बड़ा एक ये भी हमारे लिए सीखने का एक मुद्दा है कि कहीं पे भी अगर ड्रिल हो रहा हो तो उसमें भाग जरूर लें। यहां तक कि सिलेंडर्स घर में फट जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि सिलेंडर में अगर गलती से आग लग जाए तो उसको कैसे चादर घुमा के बंद किया जाता है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा सीख लें, 5 मिनट आपका लगेगा, अगर आप सीख लें तो गीली चादर को भिगा के आप उसको भी बंद कर सकते हैं। शायद अभी हम लोग को ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, लोग बड़ी बिल्डिंग में, इमारतों में रहना चाहते हैं, पर वो उन चीजों से लड़ना नहीं चाहते हैं जो शायद उनके लिए खतरा बन सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, हम यही बात कर रहे थे आपसे। पॉलीयूरेथेन फोम PUF used for plastic insulation is highly flammable due to its proximity to electrical wiring that when heated due to overloading or short circuit immediately catches fire। तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता नहीं है जिसके कारण कहीं ना कहीं आग पकड़ लेती है चारों तरफ। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीजंस आई वुड से फॉर द फायर्स दैट हैपेंस इन बिल्डिंग्स। आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीदें पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन पूछा जरूर जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो प्रण ले लीजिए, एक फोटोग्राफ अपने सामने रख लीजिए कि और अपना बढ़िया सा रैंक पीछे लिख लीजिए कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। उसको रोज देखिए। ये फोटोग्राफ हम आपसे मांगने वाले हैं क्योंकि इन लोगों की भी फोटोग्राफ हम लोगों ने ऐसे ही मांगी थी, क्योंकि इन्होंने भी लगा के रखा था कि आई विल बिकम वन। अब सर्विस क्या मिलेगी, ये आपके मेहनत पे और उसके जो उसको देना है वो उसको देगा, परंतु आप लिख सकते हैं। 50% ऑफ अभी चल रहा है। तो आपको बता दें, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, CMC इज माई कोड which you can use and try to take any subscription right now। 2 बैच है। आरंभ बैच आपका 1 साल का मात्र 39,679 में, और आपका 3 साल का 62,000 में 3 साल का कोर्स आ रहा है। माइंड यू 3 साल का कोर्स आ रहा है। और ये बैचेस हैं आपके 1 ईयर 3 ईयर के जो हम आपको बता रहे हैं। CMC कोड का आप इस्तेमाल करके ले सकते हैं एडमिशन। एंड आई वुड ऑल्सो लेट यू नो कि हमारा प्रॉमिस है, अगर आपका किसी भी स्टेप पे नहीं होता है तो हम आपका एक्सटेंशन जरूर देंगे आपको, ताकि आप मेहनत कर सकें। हाँ, बशर्ते आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मेंस के लिए जो भी लोग आगे आना चाहते हैं प्लीज कंटेंट के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ये फैक्ट्स और ये चीजें हम लोग बना के रखे हुए हैं, आपको दे देंगे, फायदा मिलेगा आपको। एंड आरंभ बैच एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी स्टार्टिंग। लक्ष्य बैच चालू हो चुका है और आप पूरा पैसा एक बार नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और नीचे जो क्वेश्चन पूछा है जवाब दीजिएगा। जय हिंद।